जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हमारे द्वारा जो तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनके मध्य में जो विवाद हैं उन विवादों का निपटारा करने के लिए अमेरिका ने किस प्रकार से और क्या दृष्टिकोण अपनाया, या अमेरिका ने किस तरह से तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का शोषण करने के लिए शीत युद्ध के दौरान और शीत युद्ध के बाद किस तरह की नीतियों का पालन किया, ऐसी हम चर्चा कर चुके हैं। तो हम एक बार सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किस तरह का अंतर है तीसरी दुनिया के देशों में, यानी विकासशील जिनको हम कह रहे हैं, ठीक है। विकासशील जो राष्ट्र हैं वे और जो विकसित राष्ट्र हैं उनके बीच में किस तरह का अंतर हो जाता है, या वो इतने पीछे क्यों रह जाते हैं और वे राष्ट्र इतने आगे क्यों हो जाते हैं। क्या ये दुष्चक्र कभी भी टूटेगा नहीं कि जो विकासशील और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ पाएँ। तो इस बात पर चर्चा करने के लिए हमें सबसे पहले इनके अंतर को देखना होगा। हमारा जो अंतर का जो आधार है, डिफरेंस जो है, उस आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहला आधार है कृषि को लेकर। विकसित राष्ट्रों को देखें आप, डेवलप्ड जो कंट्री हैं वे, और विकासशील जो राष्ट्र हैं उनमें क्या सिचुएशन है, क्या अंतर है, क्यों वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं विकासशील राष्ट्र, ठीक है। अब देखें आप कृषि को लेकर, आप देखें कि इन राष्ट्रों की जो जनसंख्या है या जो नागरिक हैं, जनसंख्या कृषि पर कम निर्भर होती है, कृषि पर इनकी निर्भरता कम होती है, ठीक है। रोजगार के उद्देश्य से, मतलब रोजगार के लिए निर्भर ज़्यादा नहीं करते हैं कृषि पर, ठीक है, लेकिन उत्पादन अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर लेते हैं, उत्पादन की मात्रा आवश्यकता अनुरूप कर लेते हैं। कम लोग लगे हुए हैं लेकिन उत्पादन कैसे कर रहे हैं, अधिक मात्रा पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी अभी बात करेंगे आगे, आवश्यकता अनुसार कर लेते हैं, ठीक है। कृषि का यंत्रीकरण किया हुआ है, यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग अधिक करते हैं, उच्च स्तर पर है। वहीं अगर विकासशील राष्ट्रों की बात करें तो अधिकतर जनसंख्या कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित है, ठीक है। तो अब कृषि पर आधारित है, फिर भी उत्पादन आवश्यकता अनुसार नहीं हो पाता है, आवश्यकता अनुसार कम होता है। और कृषि का यंत्रीकरण या टेक्नोलॉजी का जो यूज़ होता है, यंत्रीकरण कम है। ये जो बेसिक इनमें जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से ही ये लोग क्या है कि इतनी उत्पादन नहीं कर पाते हैं, या इनकी आत्मनिर्भरता वाली जो कंडीशन है वो प्राप्त नहीं कर पाते। यानी कृषि पर निर्भरता अधिक होने के कारण, जैसे हमने पहले विशेषता में देखा था, तो वो जो आत्मनिर्भरता वाली स्थिति है, इंडिपेंडेंट होने की जो पोजीशन है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस कारण इनको डिपेंड रहना पड़ता है किन पर, इन विकसित राष्ट्रों पर। जहाँ तक भारत की बात करें, आप देखें 1965 के युद्ध के दौरान भारत का जो उत्पादन क्षमता थी उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। 62 का युद्ध, फिर 65 का युद्ध, तो भारत की उत्पादन क्षमता थोड़ी सी नेगेटिव हो गई। तो उसके बाद मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने कोशिशें की, प्रयास की, अमेरिका से जो गेहूं आयात किया वो गेहूं एकदम बकवास गेहूं था, खाने के योग्य नहीं था। यानी इस विकसित राष्ट्र ने उस परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए हमारा जो हमसे जो व्यापार कर रहा था उस व्यापार में उसने अत्यधिक फ़ायदा कमाया उसने, ठीक है। यानी एकदम घटिया किस्म के गेहूं को कहाँ निर्यात कर दिया, भारत को। और भारत की मजबूरी थी कि भारत को ऐसे राष्ट्र से और इस प्रकार के गेहूं का क्या करना पड़ा, आयात करना पड़ा। दूसरा आधार देखें उद्योगों का।
आप देखते हैं कि उद्योग जो हैं यहाँ पर अधिक मात्रा में लगे होते हैं, अधिक मात्रा में उद्योग स्थापित होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पूंजी प्रधान उद्योग होते हैं। यहाँ पर पूंजी प्रधान का मतलब हो गया ऐसे उद्योग जिनमें धन की मात्रा अधिक लगाई जा सके, यानी मशीनीकरण। पूंजी प्रधान उद्योग इसका मतलब समझ सकते हैं कि आज आप देख रहे हैं कि जहां यूरोप में, या इसको हम आर्थिक स्तर में भी जोड़ सकते हैं, आर्थिक स्तर भी एक बिंदु आएगा। तो आप ऐसा करें, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता था, जापान में टेक्नोलॉजी के प्रयोग से रोबोट को काम पर लगाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं रोबोट आएगा तो किसी न किसी व्यक्ति की नौकरी क्या कर देगा, वो खा जाएगा। तो इसलिए विकासशील राष्ट्रों में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो आप यहाँ देखें, उद्योगों को प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है, प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा होता है, और प्रति इकाई यानी किसी फैक्ट्री के द्वारा जो उत्पादन क्षमता है वह भी, प्रति इकाई उत्पादन भी ज़्यादा होता है। या हम कह दें कि प्रति इकाई लागत कम आती है इसमें। ऐसे उद्योग हैं कि वहाँ पर कैंडिडेट या पर यूनिट जो फैक्ट्री लगी है लागत कम होती है। यानी आप देखेंगे कि वहाँ पर जो भी फैक्ट्रियाँ या जो उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, वहाँ का औसत उत्पादन जो लागत होती है वो क्या होती है, कम होती है, और जबकि वो जो व्यक्ति या श्रमिक जो उत्पादन कर रहा होता है वो ज़्यादा होता है। अब जबकि इसके अपोजिट यहाँ पर देखेंगे तो उद्योग धंधों की स्थापना या औद्योगिकरण में पिछड़े होते हैं, उद्योगों में पिछड़े हैं विकासशील जो राष्ट्र हैं। हालांकि धीरे धीरे परिस्थिति बदल रही है, लेकिन हम बात करें प्रारंभिक चरण से लेकर अब तक की, तो ये जो उद्योगों में पिछड़े हुए हैं, प्रति इकाई औसत उत्पादन लागत, औसत उत्पादन लागत अधिक होती है यहाँ पर। ठीक है, और प्रति श्रमिक जो उत्पादन करता है या प्रति व्यक्ति जो हमने बात की है पहले, प्रति श्रमिक उत्पादन भी कम होता है। अब ये कैसे होता है, जैसे हमने बात की, अगर कृषि में मैं बताना चाहता था, लेकिन उससे बढ़िया यहाँ बता देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कृषि में आपने देखा होगा छुपी हुई बेरोजगारी होती है। वहाँ जो छुपी हुई बेरोजगारी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक खेत कितना है, एक ही, लेकिन उसमें लगे हुए, आपको पहले भी पता है और देख लें तो उसमें जो उत्पादन करने वाले 10 लोग हैं, उस परिवार की जैसे सदस्यता बढ़ेगी, मेंबर्स बढ़ेंगे, तो खेत तो उतना ही है, लेकिन जैसे जैसे मेंबर बढ़ेंगे वो भी अगर वहीं काम कर रहे हैं, उसी खेत में अपना योगदान कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी उतना ही रह रहा है। लेकिन व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई तो जो प्रति इकाई या प्रति व्यक्ति जो उत्पादन होगा उसका वो कम हो जाएगा। पहले अगर 10 बोरी उत्पादन हो रहे थे 5 आदमियों के योगदान से, और अब अगर 6 व्यक्तियों के आने के बाद भी 10 बोरी उत्पादन हो रहा है, तो वह डिवाइड हो जाएगा उतने लोगों। ठीक है, और वह डिवाइड होगा तो वह उन 5 व्यक्ति की उत्पादन क्षमता को या उत्पादन की जो कैपेसिटी उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। जबकि विकसित राष्ट्रों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर एक तो जनसंख्या मैटर कर रही है हमारे यहाँ, वहाँ पर जनसंख्या भी सीमित है। जो आगे और बिंदु है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, रोजगार कम है, या कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा होता है। ऐसा ही उद्योगों में भी होता है। उद्योगों में भारत में उद्योग लगाने की लागत क्या है, विकसित राष्ट्रों की तुलना में ज़्यादा है, विकासशील राष्ट्रों की ज़्यादा है, जैसा मैंने कहा। और विकसित राष्ट्रों में ऐसी औसत उत्पादन लागत क्या है, कम होती है। उस कारण उस प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो आगे देखते हैं आप। अब आगे देखिए, तकनीकी स्तर पे अगर हम बात करें, तकनीक तो आप जानते ही हैं, तकनीक जो है वो विकसित राष्ट्रों की ज़्यादा बेटर है,
इस कारण विकसित राष्ट्रों के पास कम समय में कम लागत पर अधिक उत्पादन करने की योग्यता आ जाती है, या क्वालिटी वाइज अगर देखें तो वह प्रोडक्ट का अच्छा उत्पादन करते हैं। क्वालिटी भी उनकी साफ़ होती है, अच्छी होती है, इस वजह से उनके लिए जो मार्केट होता है वो भी डेवलप हो जाता है। तकनीकी स्तर पर देखिए अंतर क्या आ जाता है विकसित और विकासशील राष्ट्रों में। जो तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनका तकनीकी स्तर परंपरागत तकनीक पर आधारित होता है। ये परंपरागत तकनीकी स्तर का पालन करते हैं, तकनीक पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, यानी परिवर्तन को जल्दी से अडॉप्ट नहीं करते हैं, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं या उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आप जानते हैं कि एक बार हमारे यहाँ फैक्ट्री लग गई तो क्या वो लंबे समय तक उसी मात्रा में उत्पादन कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि उसको आप निरंतर समय के हिसाब से मॉडिफाई करते रहें, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। तीसरी बात मैंने और बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, श्रम प्रधान तकनीक होती है। यहाँ पर श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कारण मैंने बताया अभी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इन राष्ट्रों की और ये सस्ता पड़ता है, इनको ऐसा लगता है। हमारे यहाँ भी ऐसी मानसिकता है कि व्यक्ति मशीन की तुलना में क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ सकता है। आगे इधर देखें, यहाँ पर आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है या आधुनिक माध्यमों से उत्पादन को जोड़ दिया जाता है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आती है उसका प्रयोग करने में विकासशील राष्ट्र, कई बार तो निर्माता ही यही होते हैं, नई तकनीक लाने का जो आधार होता है वो क्या होता है, इन्हीं के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है, या यही व्यक्ति हैं जो वो लाने का प्रयास करते हैं। तो आगे देखें, दूसरा, इसी के अनुसार तकनीक का प्रयोग, उच्च तकनीक का प्रयोग करते हैं या आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हैं। ये पूंजी प्रधान व्यवस्था में, पूंजी प्रधान, अब मैंने आपको बताया तकनीक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा था किसका, रोबोट का, यानी ये रोबोट को ही कर्मचारियों की जगह प्रयोग करने में विश्वास रखते हैं, जैसे जापान में किया जा रहा था। भारत जैसे देश में ऐसा पॉसिबल नहीं है, या बहुत लागत वाला काम है और जिसकी सक्सेस रेट भी कम हो सकती है, ऐसा मानते हैं, क्योंकि हम भी कैसे राष्ट्रों में आते हैं, विकासशील राष्ट्रों के अंतर्गत आते हैं, और ये किस में आते हैं, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे रोबोट का प्रयोग करेंगे तो वह रोबोट क्या है, पूंजी प्रधान तकनीक है, वहाँ पर पैसा लगाया जाएगा और उस तकनीक लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी लाएंगे वो पैसे की डिमांड करेगी। हम वहाँ पर तकनीक भी कैसे ले रहे हैं, पुरानी जो लंबे समय से हमारे पास चलती आ रही है, हम निवेश के रूप में वहाँ पर नहीं देख पाते हैं। और विकसित जो राष्ट्र हैं वो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी लागत को कम करना चाहते हैं, और इसी माध्यम में वो रोबोट को लेकर आते हैं। रोबोट मशीन के रूप में काम करने वाली एक व्यवस्था है, एक मशीन है, ठीक है। इस मशीन को ज़्यादा मानवीय आवश्यकताओं की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, इसे टेक्निक के माध्यम से ज़्यादा प्रभावी और डेवलप किया जा सकता है, यानी विश्वसनीय हो गई, कम खर्च तो नहीं कहेंगे, लेकिन मनुष्य की तुलना में इसकी कार्य क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये लगातार बिना रुके ज़्यादा काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन विकसित राष्ट्र किस पर निर्भर करते हैं, पूंजी प्रधान तकनीक पर, यानी वो पैसे को लगाकर व्यक्तियों की बजाय वस्तुओं या मशीनों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि वह ज़्यादा विश्वसनीय होती है इनकी नज़र में। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि तकनीकी रूप से विकासशील राष्ट्र पिछड़े होते हैं, और ये पिछड़ापन भी उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका को प्रभावित करता है, यानी अगर, और इनकी डिपेंडेंसी भी रहती है। फिर दूसरी बात क्या आ जाती है कि ये तकनीकी रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, अभी हम पहले ही बात कर रहे थे, ये तकनीकी रूप से इन विकसित राष्ट्रों पर डिपेंड रहते हैं। और जब आप
किसी दूसरे पर निर्भर हैं तो आप अपनी नीतियाँ स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारित नहीं कर सकते। आप कई बार मैंने पहले भी बात की कि अमेरिका उच्च तकनीक का स्थानांतरण या हस्तांतरण करने का विरोधी है इन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को। बाजार के रूप में तो इनको प्रयोग कर सकता है, बेचने के लिए तो इनका प्रयोग करेगा, इनको बेचने के लिए मार्केट खुला है, लेकिन वो तकनीक बेचेगा नहीं। पेटेंट या कॉपीराइट के तहत वह खुद इनको मजबूर करता है कि वो जो टेक्नोलॉजी इनको चाहिए वह इनसे ही खरीदे, खुद उनका निर्माण नहीं करे। ठीक है, इस कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से अमेरिका इन विकासशील राष्ट्रों पर दबाव बनाता है और उस दबाव के फलस्वरूप ये पिछड़े ही रह जाते हैं और किस किस फील्ड में कैसे कैसे ये पीछे रहते हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला बिंदु है हमारा आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर से मतलब आप समझ गए होंगे आर्थिक स्तर से मेरा तात्पर्य है कि एक तो इन राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। पर कैपिटा इनकम। और वहीं विकासशील राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कम होती है। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति आय से क्या फर्क पड़ता है? जब आपके पास आय नहीं होगी, संसाधनों की सीमितता होगी, तो आप उतने बड़े आधार पर वो काम नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आय का अधिक होना या आय का सूटेबल होना भी हमारे लिए प्रभावी भूमिका बना सकता है। आगे देखें, जब आय नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि फिर आपकी बचत भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बचत भी अधिक होती है, बाद में आप उसको खर्च करते वो अलग बात है। बचत अधिक होती है यानी फ़ायदा ज़्यादा होने की संभावना होती है। ठीक है, दूसरा ये निवेश भी अधिक करते हैं। आप देखते होंगे कि हमें मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो एक तरह से उस राष्ट्र में क्या कर रही होती है, प्रारंभिक रूप से निवेश करती हैं। एक राष्ट्र में अभी बात करते हैं निवेश अधिक करती है। निवेश भी अधिक किया जाता है और वहीं जब आय कम है तो बचत भी अपने आप कम होगी और बचत कम है तो उसको फिर निवेश भी कहाँ से किया जाए। तो आप ध्यान रखें कि विकासशील और विकसित राष्ट्रों में जो हमारा चौथा अंतर जो है वो इस बात की ओर इंगित करता है कि इन राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है, या हम कहते हैं इनमें गरीबी का स्तर या गरीब पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, जबकि इन राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है और यहाँ पर बचत और निवेश दोनों बहुत अधिक मात्रा में किए जाते हैं। जो मैं कह रहा था, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनको बेनिफिट इस तरह से है कि अगर विकासशील राष्ट्रों में इनकी कोई फर्म है या ब्रांच कोई खुली हुई है या वो वहाँ काम कर रहे हैं, तो अगर किसी एक राष्ट्र में लॉस हो जाता है तो दूसरे राष्ट्र में वो क्या कमा लेते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो टोटल जब उनकी बात आती है तो वो किसी तरह से लॉस में नहीं रहती हैं। जबकि विकासशील राष्ट्रों के साथ समस्या क्या है कि इनकी जो कंपनियां हैं या इनका जो आर्थिक स्तर है वो कमज़ोर इसलिए रहता है कि वे राष्ट्र अपने ही राष्ट्र में कार्य कर रहे होते हैं। अगर उसकी आर्थिक स्थिति डाउन है तो उस व्यक्ति की या उस कंपनी की भी आर्थिक स्थिति कई बार क्या हो जाती है, डाउन रह जाती है। यानी जिस तरह आप देखते हैं कि आपके पास आय के कई सोर्सेज अगर होते हैं, तो अगर एक सोर्स से आय कम हो रही है तो उसके बदले में दूसरे सोर्सेज से कई बार आमदनी अच्छी हो जाती है, तो जो आपका हानि है वो बैलेंस हो जाती है। लेकिन आपके पास अगर सोर्सेज ही एक ही है तो आपको होने वाला घाटा आपके लिए स्थायी नुकसान का काम कर देता है कई बार। तो ऐसी स्थिति विकासशील राष्ट्रों की है विकसित राष्ट्रों की तुलना में। आगे चलें, अगला अंतर जो हम देखें वो है हमारा प्राकृतिक संसाधनों को लेकर। यानी प्राकृतिक जो संसाधन हैं उन प्राकृतिक संसाधनों में सबसे ज़्यादा जो काम है उसका दोहन किया जाता है। देखो, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो किया जाता है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा किया जाता है। और क्योंकि अभी हमने बात की ऊपर
तकनीकी स्तर पर कैसे हैं ये पिछड़े हुए। प्राकृतिक संसाधन, विकसित राष्ट्रों में जो संसाधन है प्राकृतिक, वे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो इनके जो प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों का दोहन करने की क्षमता भी इनके पास है। दोहन करने की क्षमता पर्याप्त है इनके पास। तो आप समझ गए होंगे इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है। इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? फिर इसका इफेक्ट पड़ता है इन राष्ट्रों पर, यानी इनके जो संसाधन हैं उनका दोहन भी यही करेंगे और दोहन करने के बाद उनसे उत्पाद का निर्माण भी ये विकसित राष्ट्र कर लेते हैं। ठीक है। जबकि दूसरी ओर यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कई प्रचुर मात्रा में है। प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, परंतु कमी कहाँ जाती है? फिर तकनीकी स्तर पर पिछड़े हैं तो इनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इनके द्वारा नहीं किया जा सकता। संसाधनों का दोहन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? या तो ये इनसे मदद लेंगे और इनसे मदद लेंगे तो इन पर वही इनकी निर्भरता क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। और निर्भरता बढ़ने के कारण ये राष्ट्र इनके विरुद्ध संगठित रूप से खड़े होने का जो प्रयास कर रहे हैं या प्रयास करना चाहते हैं, वो प्रयास कहीं ना कहीं असफल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैंने कहा कि जो समस्याएं थी उनमें भी हमने चर्चा की थी और अंतर भी हम देख रहे हैं। तो समाधान इसका क्या है? या तो तकनीकी स्तर पर इतने मजबूत हों या फिर कुछ इस प्रकार का तकनीकी स्तर पर मजबूत होंगे तो संसाधनों का दोहन स्वयं कर पाएंगे। कितनी मात्रा में करना है वो स्वयं ही ये निर्धारित कर लेंगे। ये नए संसाधनों की खोज भी नहीं कर पाते हैं, जबकि इनके पास तकनीक इतनी अच्छी होती है या है वर्तमान में कि ये किसी भी राष्ट्र, विकासशील हो या विकसित राष्ट्र हो, वहाँ के संसाधनों की खोज करके उसका दोहन भी बड़ी मात्रा में कर पाते हैं। ठीक है। तो पर्याप्त दोहन भी नहीं किया जा सकता, ये आधार भी विकसित और विकासशील राष्ट्रों में अंतर पैदा कर देता है। आगे चलें। जनसंख्या आप देख रहे हैं। जनसंख्या में अगर देखें तो जनसंख्या जो है वह किसकी ज़्यादा है? आपको जैसा कि पता है जनसंख्या विकसित राष्ट्रों की जो जनसंख्या है वह क्या है? कम होती है। विकसित राष्ट्रों की जो जनसंख्या है वो कैसी होती है? कम। और जनसंख्या वृद्धि दर भी क्या है? कम होती है। ऑलरेडी पहले से ही जनसंख्या कम है और उसके बाद जो उसका वृद्धि स्तर है या जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी क्या है? कम होती है। और आपको बताएं कि जनसंख्या ही एक मूल कारण है जिसकी वजह से इन विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों के बीच इतना बड़ा अंतर आ जाता है उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर। आप कितने ही संसाधन बढ़ा लीजिए, अगर जनसंख्या उससे ज़्यादा अनुपात में बढ़ रही है तो आप किसी भी प्रकार से वहाँ की जनता का आर्थिक और राजनीतिक या सामाजिक विकास करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर जनसंख्या क्या है? अत्यधिक है और उसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या अधिक है और वह दुगनी तेज़ी से, कई बार बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ भी रही है। भारत के लिए कहा जा रहा है कि भारत कुछ वर्षों में या अगले 10 वर्षों में चीन को पीछे छोड़ देगा पॉपुलेशन में। तो वह इसी कारण पॉसिबल है कि एक तो जनसंख्या ज़्यादा है, फिर जनसंख्या वृद्धि दर भी क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। जबकि चाइना ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को क्या कर लिया? अभी जनसंख्या में नंबर 1 पर आता है चाइना, लेकिन उसने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को क्या कर लिया है? संतुलित कर लिया है या नियंत्रित कर लिया है। इसका प्रभाव उसकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। वह दुनिया में सबसे बड़ी या दुनिया की फैक्ट्री के नाम से चीन को जाना जाता है। तो ये चक्कर है कि विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि दर और जनसंख्या दोनों ही क्या है? कम है।
और जो जनसंख्या है वो भी हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है, जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए किसका काम करती है? संसाधन का काम करती है। तो भारत में या विकासशील राष्ट्रों में अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर या आर्थिक स्तर के कारण जनसंख्या संसाधन में कम परिवर्तित हो पाती है, जबकि विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या एक अच्छे संसाधन के रूप में, यानी मानव जो है वह भी एक संसाधन है। तो विकसित राष्ट्रों का जो मानव है उसके पास सुविधाएं विकासशील राष्ट्रों की तुलना में ज़्यादा होती हैं, इस कारण वे एक अच्छे संसाधन के रूप में डेवलप हो पाता है। अगर इसकी तुलना विकसित राष्ट्रों की से की जाए, विकासशील राष्ट्रों से की जाए, तो विकासशील राष्ट्रों से तुलना की जाएगी तो वहाँ पर शिक्षा का स्तर भी कमज़ोर है, स्वास्थ्य सुविधाएं या मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो भी कमज़ोर हैं, इतनी अच्छी नहीं है। तो इस कारण वहाँ का जो मानव है या जो व्यक्ति है वो एक अच्छे संसाधन के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता। तो इसका भी प्रभाव उस राष्ट्र की इकोनॉमी पर पड़ता है, और इकोनॉमी पर पिछड़े होने के कारण विकसित राष्ट्रों से वो कंपटीशन नहीं कर पाता है। तो यहाँ का जो मानव है वो अच्छा मानव संसाधन बन जाता है, मानव संसाधन के रूप में विकसित हो जाता है। यहाँ पर मानव संसाधन के रूप में उसका विकास कम हो रहा है, यानी अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो वो विकसित राष्ट्रों के साथ तुलना नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छे से विकसित होते हैं, ये विकसित होते हैं तो राष्ट्र के लिए या जो भी आप समझ सकते हैं कि अच्छा काम कर पाते हैं, अच्छी तरह से अपने आर्थिक मुद्दों, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को समझते हैं, उनके अनुसार फिर बिहेव कर पाते हैं, जबकि वो पिछड़े रह जाते हैं, कुपोषित मान लेते, कई बार कुपोषण की समस्या भी हो जाती है। तो आप जानते हैं कि ये जो पिछड़ापन है संसाधन के रूप में डेवलप नहीं होने का, तो फिर वह राष्ट्र को अंततोगत्वा क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचा देता है। तो इस आधार पर भी हम देखते हैं कि जो विकसित राष्ट्र हैं वे विकासशील राष्ट्रों की तुलना में ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं। अगला हमारा है जो निर्यात। हमने कल भी बात की थी, हमने विशेषताओं में भी बात की थी कि जो राष्ट्र हैं, कौन से राष्ट्र? विकसित राष्ट्र। अगर निर्यात की बात करें तो हम सैनिक क्षेत्र में भी देख रहे थे, जबकि ये सभी प्रकार के क्षेत्र में इनका निर्यात अधिक है, निर्यात अधिक करते हैं, लेकिन फिर भी निर्यात पर ज़्यादा निर्भर नहीं है, निर्यात पर ज़्यादा निर्भर नहीं है। ठीक है, और दूसरी तरफ निर्यात कम कर पाते हैं, उत्पादन स्तर इतना नहीं है इनका कि ये खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही उत्पादन कर ले। कई राष्ट्रों की ऐसी पोजीशन है, जैसे भारत खाद्य के मामले में तो आत्मनिर्भर है, लेकिन कई अन्य मामलों में जैसे दवाइयाँ हुई, कंप्यूटर हुए या कोई भी अन्य प्रकार का देख लीजिए आप, तो वहाँ पर वो उस उत्पादन में क्या रहता है? पीछे रहता है, पीछे रहता है। तो आप देख सकते हैं कि पीछे रहने के कारण उसे अमेरिका की शर्तों का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर निर्यात कम कर पाते हैं और इसके कारण उनकी निर्भरता ज़्यादा हो जाती है। निर्यात पर निर्भरता क्या है? अत्यधिक है। तो जब निर्यात करने वाले राष्ट्र अधिक होते हैं तो आप जानते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होती है? पैसा या कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जबकि ये निर्यात पर निर्भर नहीं है, करेंगे तो करेंगे। ये एग्जाम्पल उसी तरह का है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई किसी अच्छे मार्केट में बहुत बड़ी ज़मीन है आपके पास, लेकिन आपको भी आवश्यकता नहीं है कि आप उसको सेल करें, तो आप उसको तभी सेल करेंगे जब आपकी मनचाही कीमत उसको आपको प्राप्त होगी या आपको मिल रही होगी। अगर आपकी मनचाही कीमत नहीं मिल रही है और आप आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग है, आपको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप उसे उस समय बेचेंगे नहीं। तो ये वही बात है कि ये निर्यात करते हैं ज़्यादा, लेकिन ये निर्यात पर निर्भर नहीं है इतने। ये अपने यहाँ पे उन संसाधनों को खपा सकते हैं या
विकसित राष्ट्रों में भी खुद के इनके यहाँ भी उपभोग की दर विकासशील राष्ट्रों के उपभोग की दर की तुलना में ज़्यादा होती है। ये बचत करते हैं, निवेश ज़्यादा करते हैं, फिर उस बचत को अपने व्यक्तिगत हितों के लिए खर्च करने में आगे रहते हैं। विकसित राष्ट्रों में किसी के पास कार नहीं होना गरीबी मानी जाती है, और जबकि विकासशील राष्ट्रों में अगर किसी के पास कार है, एक कार होना कहने का मतलब, ठीक है, और विकासशील राष्ट्रों में किसी के पास कार है तो वह अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों राष्ट्रों की विचारधाराओं में, सोच में। विकसित जो राष्ट्र हैं वे अत्यधिक उपभोग या खर्च करने में विश्वास रखते हैं, जबकि इनकी इच्छा है कि ये खर्च को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते, ये अधिक से अधिक बचत करने का प्रयास करते हैं। इसकी वजह से यहाँ आर्थिक स्थिति, आर्थिक या जो बाजार हैं वो डेवलप नहीं हो पाते। लेकिन धीरे धीरे इन विकासशील राष्ट्रों की स्थिति में भी क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। आयात देख सकते हैं आप, विकसित राष्ट्र आयात कम करते हैं या कच्चे माल का आयात करते हैं। कच्चे माल का आयात किया जाता है। अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि कच्चे माल का जब आयात किया जाता है तो एक तो वो सस्ता आएगा, ठीक है, और इसका मतलब उन राष्ट्रों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस कच्चे माल को उत्पाद में बदल सकें। उत्पाद का निर्माण करने की तकनीक नहीं होने की वजह से, तकनीक नहीं होती है इनके पास, इसलिए उसका क्या कर देते हैं, अधिक मात्रा में निर्यात कर देते हैं। तो आप समझते हैं कि कच्चे माल का आयात किया जाता है और इनके द्वारा, इसको मैं दूसरे शब्दों में लिख दूं, उत्पाद का आयात करते हैं, यानी विदेशी जो प्रोडक्ट है उसका आयात किया जाता है। विदेशी उत्पाद का आयात अधिक होता है। जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं उनमें विदेशी वस्तुओं का आयात अधिक होता है, ठीक है। आयात पर निर्भरता उन्हें दूसरे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में क्या कर देती है, कम कर दे, आत्मनिर्भरता, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रभावित करती है। इसके कारण ये राष्ट्र कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति के कमज़ोर होने पर राजनीतिक स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आप जब इन दोनों राष्ट्रों के बारे में चर्चा करें तो आपको बेसिक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस किसी भी डिसीजन का, अगर हम देख रहे हैं कि WTO अगर अमेरिका के लिए कोई विशेष सुविधा दे रहा है तो उनका इफेक्ट इन राष्ट्रों पर कैसे पड़ेगा, विकासशील राष्ट्रों पर, या फिर विकासशील राष्ट्रों के लिए कोई छूट दी जा रही है तो विकसित राष्ट्र इसका विरोध कहाँ तक करेंगे या वो इसका इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन चाहेंगे। जैसे मैंने कहा कि कच्चे माल का आयात किया जाता है तो अगर कच्चे माल की रेट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उस उत्पाद की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इनडायरेक्टली जितना, और आपको पता है कि कच्चे माल में जितना बेनिफिट हो सकता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है उत्पाद बनने के बाद। कच्चे माल की कोई इतनी ज़्यादा कीमत नहीं होती है। तो जब कच्चे माल को खरीद लेगा सस्ते में, जब उत्पाद बनाएगा तो उसकी डिमांड भी रहती है। आप लोहे को अगर पंखा बनाकर बेचेंगे तो लोहा जो आपने खरीदा है उसकी कीमत पंखा बनाने की कीमत से क्या होगी, कम होगी लोहे की, और पंखे की कीमत क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वो जो पंखे की कीमत ज़्यादा है वो विकासशील राष्ट्रों पर आर्थिक रूप से क्या करेगी, बोझ डालने का काम करेगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, इनको आयात और निर्यात के माध्यम से भी आयात ज़्यादा किया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया कि आयात, भारत को ही देख लो, आप भारत को देख लेंगे तो और राष्ट्रों की स्थिति तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। आज भारत कभी 5वें, कभी 6ठे, कभी 7वें नंबर पर रहता है आर्थिक स्थिति में, ठीक है, टोटल। लेकिन भारत का आज भी निर्यात और आयात के जो अनुपात है उसमें आयात ज़्यादा कर रहा है और निर्यात कम करता है। यानी आयात की गई राशि ज़्यादा होती है, ज़्यादा देनी पड़ती है उसको, और निर्यात से जो राशि प्राप्त होती है वो उसकी तुलना में कम होती है। तो वो जो व्यापार घाटा जिसको हम कह रहे हैं, वो व्यापार घाटा भी इन राष्ट्रों के लिए, इसका जो अंतर होता है इन दोनों का, वो अंतर क्या होता है, अगर ज़्यादा है निर्यात की तुलना में आयात तो उसको व्यापार घाटे का नाम दिया जाता है। तो ये जो व्यापार घाटा है वो विकासशील देशों और विकसित देशों में एक अन्य मुख्य अंतर है, या मैं
या कहा जा सकता है कि ये व्यापार घाटा भी विकसित राष्ट्रों में और विकासशील राष्ट्रों में एक गहरा अंतर या एक गहरी विभाजनकारी रेखा का काम करता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो आयात और निर्यात की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के आधार पर किया गया अब ये आर्थिक आधार पर किया गया जो विभाजन है वह राजनीतिक विभाजन का भी कारण बनता है, और उस राजनीतिक विभाजन को हम समाप्त करने जब तक नहीं करेंगे तब तक राजनीतिक यूनिटी भी आने की संभावना नहीं रहेगी। आगे चलते हैं। आगे हमने बात की थी कि अब हमने विकसित और विकासशील देशों के बारे में विचार जान लिए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे राष्ट्र हैं विकसित और विकासशील के अलावा तीसरी श्रेणी जो हमने चौथी कही थी वैसे तो उसको हमने नाम दिया था अल्प विकसित। अल्प विकसित राष्ट्र क्या होते हैं और अल्प विकसित राष्ट्रों की परिभाषा क्या होती है, अल्प विकसित राष्ट्रों को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। अब देखिए आप लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, अल्प विकसित राष्ट्र चौथी श्रेणी में रखा गया है इनको। फोर्थ कैटेगरी में, ठीक है। अब ये जो चौथी श्रेणी है ये और भी अगर हमें आपको पता है कि अगर हमें ध्यान करना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का राष्ट्रों के बीच में संतुलन बना रहे तो हमें विकसित राष्ट्रों की अवधारणा का भी ध्यान रखना होगा, विकसित राष्ट्रों की क्या आवश्यकताएं हैं और विकसित राष्ट्रों को किस तरह से हम संतुलित करें जिससे कि वह अपनी जो पूंजीवादी जो सोच है, पूंजीपतियों के रूप में जो सोचते हैं उसमें थोड़ी सी ढिलाई करें और जो विकसित और कम विकसित जो राष्ट्र विकासशील और कम विकसित जो राष्ट्र हैं उनके साथ सहयोग करने के लिए वो तैयार हों। तो इसके लिए 1968 में नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ, अंकटाड का सेकंड सम्मेलन, ठीक है। इस सम्मेलन में कुछ सिफारिशें की गई थी, उन सिफारिशों के आधार पर यूएनओ के द्वारा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूएनओ महासभा ने, यूएनओ की महासभा ने 1971 में अपनी सामाजिक व आर्थिक व सामाजिक परिषद आर्थिक व सामाजिक परिषद को अल्प विकसित राष्ट्रों की अलग से श्रेणी बनाने के लिए कहा, यानी उनका अध्ययन करने के लिए अल्प विकसित राष्ट्रों की अलग से श्रेणी या अध्ययन करने के लिए कहा गया, श्रेणी निर्धारण के लिए। यानी ये काम किसको दिया गया, कहाँ आ रही है सिफारिश, कौन कर रहा है, या इसमें जो विचार रखे गए उन विचारों के आधार पर यूएनओ महासभा ने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सबसे बड़ा है और इसमें तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। राष्ट्र तो और भी हैं लेकिन सबसे बड़ी भागीदारी किनकी है, संख्या के आधार पर देखा जाए तो इन राष्ट्रों की, तो तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की। तो उन राष्ट्रों के इस सबसे बड़े संगठन में महासभा ने ये कहा कि आर्थिक और सामाजिक परिषद को 1971 में जिम्मेदारी दी गई। तो इसने कहा कि उस समय के 197 जो राष्ट्र हैं उनमें से 48 राष्ट्र अल्प विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखे गए, अल्प विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ गए।
ठीक है, कितने राष्ट्र हैं? 48 राष्ट्र। आगे चले तो 48 राष्ट्र हैं 197 में से। हालांकि ये संख्या प्रारंभ में 25 ही थी और वर्तमान में 48 है। इसमें देख ले, अफ्रीका में 33, एशिया के 14 और एक हेती अमेरिका महाद्वीप में। तो उस समय 25 थे, वर्तमान में कितने हैं? 48 अल्प विकसित राष्ट्र हैं। अब आगे देखें अगर, तो इसका आधार क्या रखा था इन्होंने, इसको देख लें, आप लिख लें, बाकी मैं और एग्जाम्पल और बता दूंगा वहाँ। अफ्रीका में तो देखो बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ठीक है, और अफ्रीका में वही हमने पहले भी बात की है, सोमालिया, सीरिया, अल्जीरिया, अंगोला, इरिट्रिया, इथोपिया, यानी टोटल जो 33 राष्ट्र हैं वे, और एक ये हेती। इस तरह करते हुए 48 राष्ट्र वर्तमान में किस श्रेणी में आते हैं? अल्प विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। अब इसका आधार क्या रखा है इन्होंने, वो देखते हैं, क्योंकि हमें ध्यान होना चाहिए कि हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए कि अल्प विकसित कौन है और विकसित राष्ट्र कौन से और विकासशील राष्ट्र कौन से। तो इनका जो आधार था, अल्प विकसित राष्ट्रों का जो आधार इन्होंने रखा, उस आधार में इन्होंने कहा कि $905 प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए वार्षिक, से कम अगर आय है तो ऐसा राष्ट्र। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? $905 से कम है तो, और वो भी कितनी? वार्षिक। पहली बात, पहला आधार, टोटल आधार कितने? 3। दूसरा, मानवीय आधारों पर या मानवीय सेवाओं में कमी। अब उसमें क्या क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल हो गया, ठीक है, रोजगार भी आप देख सकते हैं, यानी जीवन के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, उन आवश्यक दशाओं में से अगर किसी में का स्तर गिरा हुआ है, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, खाना खाने को नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति पर अगर वहाँ डाउन है बहुत ज़्यादा, तो जैसे हम कुपोषित बच्चे को देखते हैं, अगर वैसा वो राष्ट्र है तो उस राष्ट्र को हम किस श्रेणी में रख देंगे? अल्प विकसित राष्ट्रों की श्रेणी, ठीक है। संसाधनों के आधार पर अगर हम कहें, तीसरी जो बात है वो है आर्थिक दुर्बलता। आर्थिक दुर्बलता, और इसमें क्या क्या है? इसमें क्या क्या आधार रखें? अस्थिर कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन, ठीक है, अस्थिर निर्यात, प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं, आपदा का प्रभाव किस पर? संसाधनों पर। इन 3 आधारों को क्या माना गया है? अल्प विकसित राष्ट्रों की श्रेणियों के निर्धारण में
सहायक माना गया, यानी इनके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा, अगर 905 रुपये प्रति व्यक्ति आय वार्षिक से कम है तो वह राष्ट्र किस में आएगा, अल्प विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आएगा। तो आप देखें कि हम अगर और बात करते हैं तो यहाँ देखें आप ऐसी कौन कौन सी दशाएं हैं, यानी मैंने पहले भी कहा है कि विश्व की संपूर्ण जनसंख्या में इन राष्ट्रों का जो योगदान है वो तो 12% है, लेकिन उस 12% में जो संसाधन है या आर्थिक जो स्थिति है वहाँ पर 1% इनका प्रतिनिधित्व रहता है। देखें आप आगे, इन देशों की बात करें जितने भी हैं कंबाइंड रूप से, जो 48 जो राष्ट्र हैं उनकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर 12% जनसंख्या रहती थी, यानी 880 मिलियन जिस समय ये 1971 की जो रिपोर्ट आ रही है तब। लेकिन आर्थिक स्तर पर इनका योगदान कितना है, 1%। साक्षरता दर कितनी है यहाँ पर, 58% साक्षरता दर, ठीक है। 72% जनसंख्या कैसी है, ग्रामीण जनसंख्या, और 4% इनकी विकास दर रहती है। एक दो राष्ट्रों की ज़्यादा हो जाती है, लेकिन एक औसत निकालेंगे तो इनकी औसत विकास दर कितनी है, 4%। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रामीण स्तर है तो तकनीक, शिक्षा, मेडिकल सुविधाएं इतनी कम होंगी वहाँ पर। ज़्यादा निर्भर किस पर रहेंगे, कृषि पर या पशुपालन पर या दुग्ध उत्पादन पर, जो भी मामले हैं, तो वो एक निश्चित आय नहीं दे सकते हैं आप लंबे समय तक, या बड़ा प्रॉफिट नहीं दे सकते हैं आप। निरंतर आय तो रहेगी कंटिन्यू, छोटी आय के रूप में आपके साथ कृषि जुड़ी रहेगी, पशुपालन जुड़ा रहे, लेकिन कृषि और पशुपालन आपस में जुड़े हुए हैं। जिस दिन कृषि खराब हो जाएगी उस दिन पशुपालन भी क्या हो जाएगा, डाउन। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि एक तो ये हमारे तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की समस्याएं हैं। हम कौन सी दुनिया में आते हैं, भारत भी किस दुनिया का भाग है, तीसरी दुनिया का भाग। और वहाँ एक कैटेगरी और डेवलप हो गई है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था समस्याओं में, इन विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों के बीच भी अंतर बढ़ता जा रहा है, और ये अंतर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही विकसित राष्ट्र इन पर प्रभावी होते जाएंगे। यानी अगर विकसित राष्ट्रों के प्रभाव को कम करना है विकासशील राष्ट्रों पर, तो पहले उनको आपस में जो विभाजन हो रहा है, इस विभाजन को कम करने के लिए काम करना होगा, ठीक है। ये इनकी स्थिति है वर्तमान में, इस कारण ये कैसे हैं, पिछड़े हुए हैं। अब इसके आगे यूएनओ ने और क्या काम किया, यूएनओ ने लेटेस्ट बात मैं आपको बता देता हूं उनके हित में, यूएनओ ने डिसाइड किया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इन अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए, अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में सम्मेलन आयोजित करने की बात की। प्रति 10 वर्ष में वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने की शुरुआत की, जिन्हें क्या नाम दिया गया, यूएनओ एलडीसी समिट, ठीक है। ये 1981, 1991 में हुए पहले फ्रांस में, ठीक है। वर्तमान में जो है वो 2011 में हुआ था तुर्की के इस्तांबुल में। इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया, ठीक है। 4 हुए हैं, हर प्रति 10 वर्ष में इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और ये चर्चा करते हैं कि किस तरह से इन देशों की या इन राष्ट्रों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। इसी का प्रभाव है कि आज इन राष्ट्रों में गरीबी का स्तर क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
भारत में भी पिछली जनगणना या पिछली जो गरीबों की श्रेणी थी उसमें अत्यधिक कमी आई है, ठीक है। और उस कमी के कारण क्या है कि भारत विकासशील राष्ट्रों में उच्च स्थान पर अपनी बड़ा अच्छा स्थान प्राप्त कर रखा है। मतलब जैसे मैंने बताया 6ठे स्थान पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी लास्ट ईयर, तो 6ठे से हम 5वें पर भी आ सकते हैं, 7वें पर भी आ सकते हैं। आगे अगर प्रयास करेंगे तो ब्रुसेल्स में हुआ तीसरा, फ्रांस में पेरिस। तो ये आज तक की जानकारी इनके बारे में आपको मैंने आधार बता दिए हैं, कारण बता दिए हैं। कारण हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और उन कारणों के आधार पर हम अच्छा सा हमारा एक निबंध या उत्तर बड़ा तैयार कर सकते हैं अगर विकासशील राष्ट्रों के बारे में कोई जानकारी आएगी या प्रश्न पूछा जाएगा तो। अगर इसके बारे में और भी बहुत बड़ा हो सकता है। वर्तमान में जो सम्मेलन हुआ है उसमें जो सिफारिश उसमें 13% जनसंख्या है, वही 1% इनका योगदान माना जा रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें, इस परिभाषा को, इनके मतलब आधारों को ध्यान में रखें और संख्या को ध्यान में रखें कि आज कितने, क्योंकि सब डिवीज़न हो गया उनका। इसको और अच्छे से तैयार कर लें और पढ़ें इसको। फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे इनके प्रभाव की। क्या तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर या तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं वो राजनीतिक स्तर पर किस तरह का प्रभाव डाल रहे हैं, और इस प्रभाव को कम करने के लिए यूरोपीय राष्ट्र या महाशक्ति राष्ट्र कोई प्रक्रिया या कोई सिद्धांत अपना रहे हैं या नहीं, इस तरह की हम चर्चा करेंगे। तो आपको मैंने बताया। अब हम देख लें थोड़ी सी 10 मिनट के लिए और एक बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन राष्ट्रों में यूनिटी लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यानी तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं वे किस तरह से संगठित हो रहे हैं। अब आपको ये तो पता लगा कि ये तो किस पर निर्भर हो गए, यूएनओ पर। ये जो एलडीसी जो कंट्रियां हैं, लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रियां हैं, उनको तो कौन मदद करने के लिए तैयार हो रहा है, यूएनओ। और यूएनओ किसकी सहायता ले रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के माध्यम से। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय जगत पर ये तीसरी दुनिया की थर्ड वर्ल्ड के जो राष्ट्र हैं वो अपने आप को किस तरह से यूनाइटेड कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास की अगर हम बात करें तो एशियाई मैत्री सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस एशियाई मैत्री सम्मेलन में एशियाई राष्ट्रों के ज़्यादातर राष्ट्रों ने भाग लिया। एशियाई मैत्री सम्मेलन गैर सरकारी सम्मेलन था। बड़ी संख्या में भाग लिया किसने, एशियाई राष्ट्रों। तो ये पहला प्रयास था जब एशियाई राष्ट्रों ने अपने राजनीतिक एकीकरण को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करना चाहा, या अपने विचारों को एक जगह या एक मंच पर इन्होंने क्या किया, रखा, या एक मंच से इन्होंने अपने विचारों को दुनिया भर के नेताओं को प्रसारित किया, ठीक है। मार्च 1947 को प्रथम प्रयास था, ठीक है। एशियाई मैत्री सम्मेलन इसका नाम रहा। आगे चलें। जो दूसरा सम्मेलन हुआ या दूसरा प्रभावी सम्मेलन जिसको हम कहें प्रथम प्रभावी सम्मेलन, वो शुरुआत थी प्रथम प्रभावी सम्मेलन जिसमें तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व रहा, और वे राष्ट्र यहाँ पर कोशिश की गई किस किस के बीच में, अफ्रीका और एशिया को, ठीक है। ये हुआ अप्रैल 1956। कब हुआ ये, 1956 तो गलत बोल दिया, सॉरी, 55।
1955 में कहाँ पर हुआ? बांडुंग सम्मेलन जिसको कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ बांडुंग सम्मेलन। अब बांडुंग कहाँ है? इंडोनेशिया में। 1955 में आयोजित हुआ था, कहाँ? बांडुंग में। बांडुंग कहाँ है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो। मैंने एशियाई व्यक्तित्व में इनका नाम आपको बताया था। तो इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की इंडोनेशिया ने। यहाँ पर दो बातें हुई, एक तो एशिया और अफ्रीका संयुक्त रूप से साथ आ रहे हैं। यानी अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर इन राष्ट्रों के बीच में क्या हो रही है? एकता स्थापित हो रही है। दूसरी बात क्या हुई? यहाँ पर चीन ने भी पार्टिसिपेट किया था। चीन जो कि कैसा राष्ट्र था? साम्यवादी राष्ट्र। चीन कैसा राष्ट्र था तब? साम्यवादी राष्ट्र 1955 में। लेकिन इसने सम्मेलन में भाग लिया, पहली बार गैर साम्यवादी सम्मेलन में भाग ले रहा है चीन। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की जो यूनिटी स्थापित हो रही है, उस यूनिटी का प्रभाव दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रों पर पड़ रहा है, चाहे वो साम्यवादी राष्ट्र हो या वो गैर साम्यवादी राष्ट्र हो, या वो पूंजीवादी राष्ट्र हो या किसी अन्य विचारधारा को मानने वाले वो राष्ट्र हो। तो ये फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इनकी संख्या, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जो राष्ट्र हैं वे बड़ी संख्या में वहाँ पर स्वतंत्र राष्ट्र हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अफ्रीका और एशिया में नव स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। तो इस कारण इन राष्ट्रों की संख्या जो बनेगी, जो ग्रुप शामिल हो रहे हैं या जो नए ग्रुप बन रहे हैं, उन ग्रुपों में भी इन राष्ट्रों को शामिल किया जाएगा। और इसके कारण ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर संगठित हो जाएंगे तो इनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा, आवश्यक रूप से पड़ेगा। तो उस समय उस सहयोग में या चीन अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज करवा रहा है कि मैं भी आपकी विचारधारा में या आपके विचारों में विश्वास रखता हूँ। तो ये प्रारंभिक हैं। इसके बाद जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं या जितने भी संगठन बन रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं। नाम की बात करें, अगला सम्मेलन अगर नाम कहेंगे हम, तो आप देख लीजिए नाम के लिए आधार का काम किया था बांडुंग ने। नाम भी तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का संगठन है, ठीक है। G77, G24, सार्क, आसियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान, सार्क, बिम्स्टेक, ये सारे कैसे राष्ट्र हैं या कैसे संगठन हैं जहां पर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने प्रभाव बनाए हुए हैं या तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का ये संगठन है। तो अंतर्राष्ट्रीय भूमिका में जब हम इनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे आगे भी हैं, ये आएंगे हमारे दक्षिण दक्षिण सहयोग नाम से एक टॉपिक आता है, उसमें भी आगे आएंगे, तो हम इनकी ज़्यादा चर्चा वहाँ करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि नाम से ही G77 में से ही 24 बना है। नाम गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का संगठन है। मैं ये कह रहा हूँ कि सारी तीसरी दुनिया के राष्ट्र इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 90% जितने भी तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं उनका 90% किसमें शामिल है? नाम में। आज वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 120 राष्ट्र शामिल है किसमें? नाम में। और कौन से? विकासशील राष्ट्र। और विकासशील राष्ट्र किसका पार्ट है? आपको पता होना चाहिए विकासशील राष्ट्र किसका पार्ट है? तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का पार्ट है। तो पूरे तो नहीं है शामिल तीसरी दुनिया के राष्ट्र, लेकिन 90% तीसरी दुनिया के राष्ट्र किसमें शामिल है? नाम में। नाम की स्थापना शीत युद्ध के दौरान हुई थी। आज शीत युद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी नाम काम कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और उस भूमिका के अंतर्गत हम आगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा गुटनिरपेक्षता का सेकंड यूनिट में, वो नाम को लेकर ही है, तो वहाँ हम इसका अध्ययन करेंगे। G77 भी इन्हीं राष्ट्रों का है, उसमें से 24 निकला, छोटा ग्रुप हो गया। G15 में भी तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है।
तो आसियान सार्क तो आपको पता है क्षेत्रीय संगठन है, ये क्षेत्रीय संगठन है 30 दुनिया के राष्ट्रों का। तो हम इन बिंदुओं का अगले वीडियो में या अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, मैंने भी बताया दक्षिण दक्षिण सहयोग, उसमें इनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो में जो आज बताया गया उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने नोट्स रिटर्न में तैयार करें। जैसा कि मैं बार बताता हूँ, जितना